तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा का मतलब समझते हैं कि डाटा बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। तो जनरली देखो, डाटा कुछ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, लिख दिया 10 मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैथ्स, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो फिगर्स है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डाटा। और जनरली देखो, जो डाटा होता है ना, वो अनऑर्गेनाइज होता है, यानी कि हमने उसे सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज नहीं किया होता है, जिसकी वजह से हमें इससे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। जैसे कि आप एग्जाम्पल दोगे तो राम लिखा है, 10 मार्क्स लिखा है, मैथ्स लिखा है, तो इसको देखकर हमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, नॉलेज यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप मीनिंग देखोगे तो मीनिंग में लिखा है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी कि डाटा क्या होता है, एक कलेक्शन होता है रॉ फैक्ट्स का, फिगर्स का और स्टैटिस्टिक्स का। और अगर हमें इससे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमें इसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना पड़ता है, ताकि हम उससे इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है यहाँ पर ले सके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन की। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब हम एक डाटा को प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है, प्रोसेस करने का मतलब है हमने उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया है, जो भी उसके रिलेटेड कड़ियां थी उसको आपस में जोड़ दिया है, तो वो हमारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलो, ऊपर एग्जांपल में हमारे पास 3 रॉ फैक्ट्स है। जैसे कि एग्जांपल के लिए राम 10 मार्क्स और हमारे यहाँ पर मैथ्स, ठीक है। तो जब हम इसको सिस्टमैटिक वे में प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया यहाँ पर, जो राम है उसके मैथ्स में, ठीक है, यहाँ पर मैथ्स में जो है 10 मार्क्स यहाँ पर जो है आए, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, एक इन्फॉर्मेशन कहलाती है, क्योंकि इससे आप एक इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है यहाँ पर गेन कर पा रहे हो। इससे आपको क्या पता लग रहा है कि जो राम है वो थोड़ा मैथ्स में वीक है, ठीक है। देखो, चीजें वही है, ठीक है, राम है, मैथ्स है, ठीक है, 10 मार्क्स है। बस डिफरेंस क्या है कि जब पहले ऐसे बिखरे बिखरे पड़े हुए थे तो हमने उसको डाटा का नाम दिया था, क्योंकि वो रॉ फैक्ट से कुछ ज्यादा अरेंज नहीं किया था। पर जब हमने उसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया, प्रोसेसिंग कर दी, उसकी आपस में जो कड़ियां मिलती थी उसको जोड़ दिया, तो उसको हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो कहेंगे। क्लियर है? तो मीनिंग देखोगे, इट इज अ डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस, यानी कि वो डाटा जिसको हमने प्रोसेस कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और इंटरप्रिटेट कर लिया है, ताकि वो मीनिंगफुल बन सके, हमारे लिए यूजफुल बन सके, तो वही हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कहलाती है। तो इंफॉर्मेशन बनाने के चक्कर में हम करते क्या है, तो डाटा को एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज करते हैं ताकि हम उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन गेन कर सके, यानी कि इजिली हम उस डाटा को समझ सके। क्लियर है? और जब भी हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम इसी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने की बात करते हैं। इसीलिए अगर आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से समझना है तो आपको इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से समझना जरूरी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन एसेट, ठीक है। तो आज के टाइम में देखो, अगर बात करें ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, इंफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट एसेट है। पहले क्या होता था कि जनरली जो बिल्डिंग्स होगी, लैंड होगी, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एसेट है। पर आज के टाइम में अगर बात करें ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एसेट है वो क्या है, इंफॉर्मेशन। जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है उसको सेव करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात उठती है कि इंफॉर्मेशन एसेट बेसिकली यहाँ पर है क्या। तो सिंपली देखो, जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की हुई है, जहां भी आपने स्टोर की हुई है, उसी को हम इंफॉर्मेशन एसेट जो है यहाँ पर कहते हैं। तो क्योंकि जनरली आजकल कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो कंप्यूटर के कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट जिसके अंदर आपने डाटा को स्टोर करके रखा है, या फिर वो डाटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में हेल्प करता है, तो वो हमारा इंफॉर्मेशन एसेट जो है कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपने कंप्यूटर में एक डिस्क है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो है स्टोर करके रखा है। तो ये जो हार्ड डिस्क है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो कहलाता है। ऐसे एक और एग्जांपल हो, तो मान के चलो आपका एक कम्युनिकेशन चैनल है। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन चैनल है ना, ये भी हमारा इंफॉर्मेशन एसेट की कैटेगरी में आता है। क्लियर आपको? तो अगर आप इसकी यहाँ पर डेफिनेशन देखो, तो डेफिनेशन क्या कह रही है, इंफॉर्मेशन एसेट इज अ कंप्यूटर कंपोनेंट। कंप्यूटर कंपोनेंट होता है जहां पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है या फिर पास किया जाता है। पास करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। और अगर किसी केस में जो एसेट्स हैं, ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, वो खराब हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो उसका जो है बिजनेस के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से बिजनेस को काफी लॉसेस जो है यहाँ पर हो जाते हैं। क्लियर है आपको? और जब भी हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम इसी इंफॉर्मेशन एसेट को बचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन एसेट हमारी हमेशा सेफ रहे, उसमें कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके, कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके। क्लियर है आपको? और जब भी इंफॉर्मेशन एसेट की बात की जाए तो उसमें हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी हार्ड डिस्क की, और एक हमारा कम्युनिकेशन चैनल हो गया, तो एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर, तो दोनों ही हमारे इंफॉर्मेशन एसेट के अंडर आ जाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं थ्रेट्स टू इन्फॉर्मेशन एसेट। अब देखो सिक्योरिटी के अंदर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हम इंफॉर्मेशन एसेट्स को बचाते हैं। किस किस चीज से बचाते? थ्रेट से। जो भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी चीजें उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उससे हमें बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। अब ये थ्रेट्स बेसिकली है क्या, मतलब कौन सी चीजें जिसकी वजह से हमारा जो इंफॉर्मेशन सिक्योर इंफॉर्मेशन है उसको लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इवेंट। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है कि हमारे बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं, जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, वो जो है हमारे इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हैकर्स, ठीक है, हैकर्स कौन होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते, बल्कि उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन पर निगाह टिका ली है और उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम को हैक करके उसके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेना। तो ये जो हैकर है ना, ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर कहलाता है। इसके अलावा जो हमारे कंपटीटर होते हैं, ठीक है, वो हमारे बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्राइजेस क्या रखे हैं वो जानना चाहते हैं। तो वो भी कई बार क्या करते हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हैक करके इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इनकी वजह से भी हमारा जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये कहते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि बाहर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बिलोंग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनसाइडर थ्रेट्स, ठीक है। अब इनसाइडर थ्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज हो गए, हमारे यहाँ पर कस्टमर हो गए, ठीक है, हमारे जो सप्लायर वगैरह हो गए, उनको थोड़ा इंफॉर्मेशन एक्सेस हमें देना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है कि इनकी वजह से भी थ्रेट्स हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलो जो हमारा इंडिविजुअल्स, उसने यहाँ पर कुछ नेग्लिजेंस दिखा दी, मतलब कि एक काम था जिसको उसको सही तरीके से करना था, पर उसने सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से उसका लॉस हो गया, मतलब इन्फॉर्मेशन लॉस हो गया। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके पास जो भी कंप्यूटर है उसकी सिक्योरिटी वो खुद करे, मतलब कि पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करे, पर उसने नेग्लिजेंस करके पासवर्ड किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर दिया, जिसने जाके गलत यूज उसके इन्फॉर्मेशन का कर लिया, उसके पीसी का कर लिया। तो इसकी वजह से भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनसाइडर थ्रेट, जो कि हमारे इंडिविजुअल्स, जो हमारे पर्सन है, एम्प्लॉयज है, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है, चाहे वो इंटेंशनली करें चाहे अनइंटेंशनली करें, पर नुकसान तो हो रही है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन एरर। कई बार क्या होता है कि आदमी से गलती हो जाती है। देखो इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, ठीक है, तो कई बार गलती से हो जाता है। जैसे मान के चलो जो पर्सन है उसको पासवर्ड भरना था, तो उसको बोला गया था जब पासवर्ड भरो तो हाथ वगैरह रख लो और देख लो पीछे कोई है तो नहीं, पर उसने बेचारे ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, पासवर्ड भर लिया, पीछे कोई बंदा था, उसने पूरा देख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से एरर हो गई और हमारी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। नेक्स्ट क्या है, सिस्टमैटिक फेलियर। कई बार क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, यानी कि जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो फेल हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है वो काम खराब हो जाता है। जैसे मान के चलो आपका सर्वर है, वो क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी आपका काम है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, स्टोरेज है, वो यहाँ पर होती है, जो स्टोरेज डिवाइस है। मान के चलो यही खराब हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका जो भी डाटा था वो सारा खराब हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिस्टमैटिक फेलियर, यानी कि हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, ठीक है, उसमें जब कोई कमी आ जाती है, उसमें जो कोई खराबी आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारे जो इन्फॉर्मेशन को नुकसान होता है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, उसी को हम यहाँ पर सिस्टमैटिक फेलियर जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर होते हैं। जब जो हमने अभी फैक्टर्स पढ़े, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर बाहर वालों से डर है तो वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे मतलब कि एल्गोरिदम्स बनाएंगे, कुछ ऐसे सिस्टम डिजाइन करेंगे ताकि वो हैक करना पॉसिबल ना हो। एम्प्लॉयज गलती कर रहे हैं तो उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। पर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे कि अगर भूचाल आ गया, कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, आग लगी, तो उसके ऊपर तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल है नहीं। अब अर्थक्वेक को थोड़ी यहाँ पर रोक सकते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर नुकसान जो है आ जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है हमारी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर थ्रेट होता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन एसेट है उसे यहाँ पर नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टीज एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन एसेट, ठीक है। तो जब भी हमें इंफॉर्मेशन को एसेट को सिक्योर करना हो, तो उसके साथ जो इंफॉर्मेशन के साथ जो पार्टीज डील करती हैं, जो कि इंफॉर्मेशन का यूज करती है, उसको बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमें निगरानी रखनी होती है। वो अपना काम अगर सही तरीके से करे तो हमारा इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो सिक्योर रहता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो हमारी इंफॉर्मेशन है,
उसको बनाने से लेकर उसको यूज करने तक, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी से लेकर हमारी 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज होती है, ठीक है। और अगर ये 3 पार्टीज अपना काम सही तरीके से करे तो अल्टीमेटली हमारी इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो सिक्योर हो जाएगी और हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होगी, ठीक है। उसमें से जो पहली पार्टी है वो क्या है? ऑनर। ऑनर कौन होता है? तो यहाँ पर देखो, जो इंफॉर्मेशन एसेट को क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, हमारा एक सीनियर, ठीक है, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसने एक नई इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया, एक नई इंफॉर्मेशन एसेट को क्रिएट किया, तो ये सीनियर एग्जीक्यूटिव है, ये हमारा क्या कहलाता है? ऑनर जो है वो कहलाता है। क्लियर है? तो ये वो पर्सन होता है, एंटिटी होता है जो कि इंफॉर्मेशन एसेट को क्रिएट करता है, ठीक है, उसको, या फिर अगर क्रिएट नहीं किया तो कहीं से एक्वायर करता है, और इसके ऊपर सारी जो ओनरशिप होती है वो इसी पर्सन की यहाँ पर जो है होती है। और जनरली ये सीनियर लेवल इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि देखो छोटे मोटे जो एम्प्लॉयज हैं वो थोड़ी इंफॉर्मेशन एसेट को क्रिएट कर सकते हैं, वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, वो यूजर्स होते हैं। पर बनाने का काम कौन करते हैं? जो हमारी हायर अथॉरिटीज होती है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो यहाँ पर जो है वो करते हैं। और ऑनर ही डिसाइड करता है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी जरूरी है, ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी है कितनी नहीं है, वो ऑनर ही यहाँ पर डिसाइड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टोडियन की। अब कस्टोडियन कौन होता है? तो जो भी इंफॉर्मेशन ऑनर ने क्रिएट की है, जो भी इंफॉर्मेशन एसेट ऑनर ने क्रिएट की है, उसको संभाल के रखना, वो काम होता है कस्टोडियन का। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारी जो सीनियर टॉप एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है, टॉप मैनेजर, उसने एक इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो क्रिएट की, इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो क्रिएट की, ठीक है। अब इसको संभाल के रखना, ठीक है, इंश्योर करना कि इसको किसी भी तरह का नुकसान हो, वो कौन करते हैं? हमारे यहाँ पर कस्टोडियन करते हैं। तो मीनिंग अगर आप देखोगे तो जो भी हमारे इंफॉर्मेशन एसेट होती हैं उनको मेंटेन और प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो कस्टोडियन यहाँ पे जो है वो करते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है? तो जो भी इंफॉर्मेशन मिली है हमें, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन एसेट क्रिएट हुई है उसको सिक्योरली यहाँ पर स्टोर करके रखना है, उसको रेगुलरली बेसिस पे उसका बैकअप लेना है। तो अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे पास डाटा जो है वो सिक्योर रहे, और किसी केस में एक्सेस कंट्रोल भी यहाँ पर देना कि किसी पर्सन को कितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है, तो वो भी काम जो है वो करता है। और जनरली जो कस्टोडियन होते हैं वो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स, आईटी प्रोफेशनल जिनको पूरी नॉलेज होती है आईटी की, ठीक है, कि आईटी कैसे काम करेगा, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे वो सही तरीके से काम कर सकता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे जो है वो काम करते हैं, डे टू डे फंक्शंस को मैनेज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो थर्ड पार्टी है, लास्ट पार्टी है, वो क्या है? हमारा यहाँ पर यूजर। यूजर का काम क्या होता है? यूज करना, जो भी इंफॉर्मेशन एसेट है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे यहाँ पर जो है यूज करना। और इसके अंदर मेनली हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, खास करके जो एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, ठीक है, सप्लायर्स हैं, वो यहाँ पर जो है आ जाते हैं। तो वो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके जो भी उनको काम करना होता है वो यहाँ पर कर लेते हैं। और जनरली जो यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए कुछ यहाँ पर पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि जो हमारे ऑनर्स है ना, जब भी वो इंफॉर्मेशन एसेट को क्रिएट करते हैं तो कुछ यहाँ पर पॉलिसीज वगैरह बना लेते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से यहाँ पर यूज किया जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन है, एक पर्सन को इतनी एक्सेस मिलेगी। तो जनरली जो यूजर्स है उस एक्सेस को, ठीक है, उस पॉलिसीज को फॉलो करके ही इंफॉर्मेशन को जो है यूज करते हैं। क्लियर आपको? तो ये कहते हैं हमारे पार्टीज थे जो कि इंफॉर्मेशन एसेट के साथ जो है यहाँ पर जुड़े होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें उसे क्लासिफाई करना है। क्योंकि देखो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा जरूरी है, और हम उसके हिसाब से उसको सिक्योर करने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो पहला बेस हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन कितनी क्रिटिकल है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पर हम इंफॉर्मेशन को डिवाइड करते हैं। तो पहली जो टाइप है वो क्या है? मोस्ट क्रिटिकल, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है होती है। और अगर किसी केस में ये इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिक्रिएट करना काफी मुश्किल होता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट ऐसा है कि छा गया है मार्केट में, है ना। अब इसको बनाने की जो रेसिपी वगैरह है, ठीक है, वो इसी के पास है, XYZ लिमिटेड कंपनी के पास है, जिसको उसने बहुत मेहनत से यहाँ पे जो है वो बनाया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इस बिजनेस के लिए काफी क्रिटिकल है, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है, ये इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये अपना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा और इसका बिजनेस जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्रिटिकल। अब क्रिटिकल क्या है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, बस ये मोस्ट क्रिटिकल से थोड़ा सा कम होता है। जैसे एग्जांपल दूं तो XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है,
उसने एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो काफी क्रिटिकल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर बाई चांस ये बिजनेस स्ट्रेटजी लीक हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, ये जो है इसको अनऑथराइज्ड पर्सन जो है चोरी कर लेता है, तो उसका बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा। पर ये कम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो बिजनेस स्ट्रेटजी अगर मान लो चोरी हो भी जाती है, ठीक है, कोई नुकसान उसको पहुंच भी जाता है, तो हम थोड़े से एफर्ट्स और लगाकर उसको दोबारा से यहाँ पर जो है बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, अगर ये गुम हो भी जाती है तब भी हम एफर्ट्स लगाएं तो इसको हम दोबारा से यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? लीस्ट क्रिटिकल और इनसिग्निफिकेंट। अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती नहीं। जैसे एग्जांपल दूं आपको, मार्केटिंग, जो मार्केटिंग करने के जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ब्रोशर्स वगैरह हो गए, है ना, तो वो क्या है, मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको जब चाहे वो आप चीज ले सकते हो, तो ये इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी यहाँ पर नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है ना उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। कॉन्फिडेंशियल रखने का मतलब है कि उसके बारे में किसी अनऑथराइज पर्सन को नॉलेज यहाँ पर ना हो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के बेसिस पे भी हम इसको यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अगर ये लीक होती है ना तो इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, हमारे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो वो अपनी जो भी हेल्थ, ठीक है, जो भी हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि इसको क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, उसकी फिजिकल फिटनेस कैसी, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये जो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सबकी पर्सनल होती है। ऑर्गेनाइजेशन की के लिए जरूरी होता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे, वो किसी भी तरीके से लीक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, किसी अनऑथराइज पर्सन के पास नहीं जानी चाहिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फिडेंशियल, तो ये थोड़ा कम कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है, पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मान के चलो अगर कोई आपका एल्गोरिदम है, ठीक है, आपने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसको बनाने की जो प्रोसेस थी, ठीक है, जिस तरीके से आपने बनाया, जो जो कंपोनेंट आपने यूज किए हैं, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना यहाँ पर जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या है? लीस्ट कॉन्फिडेंशियल और लो, ठीक है, ये काफी कम यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल होता है। जैसे एग्जाम्पल दो आपको मार्केटिंग के लिए, ठीक है, तो मार्केटिंग के जो हमारे मेथड्स है, तरीके हैं, वो ऑलरेडी फेमस है, लोग उसी का यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसके अंदर हमारी पहली जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो क्या है? टॉप मोस्ट क्रिटिकल। टॉप मोस्ट क्रिटिकल का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स से हमें यहाँ पर मिल सकती है, यानी कि इसका कोई भी डुप्लीकेट वर्जन हमारे पास यहाँ पर नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो कोई बहुत पुरानी पेंटिंग, ठीक है, बहुत पुराना एक पेंटर था, फेमस पेंटर था, उसने एक पेंटिंग बनाई थी, तो इस ये क्या है? एक ही, ये क्या है? एक ही है, ये दोबारा हमें कहीं से यहाँ पर नहीं मिल सकती। अगर ये पेंटिंग एक बार खराब हो गई या फिर इसको किसी ने यहाँ पर चोरी कर लिया, तो ये हमारा क्या कहता है? टॉप मोस्ट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कहलाता है। इसके बाद जो बाकी की है वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नीड टू नो, ठीक है। अब ये नीड टू नो क्या होता है? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर एक हमारा टॉप लेवल है, एक हमारा यहाँ पर मिडिल लेवल है, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पर लोअर लेवल है, ठीक है। हर लेवल पे कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज जो है वहां पर काम कर रहे हैं। जैसे कि टॉप लेवल में हमारे डायरेक्टर आ गए, जो CEO वगैरह वो आ गए, मिडिल में हमारे यहाँ पर जो मैनेजर्स आ गए, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, और लोअर में हमारे यहाँ पर सुपरवाइजर आ गए, ठीक है। तो इन सभी को अपना काम करने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या इनको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है? जैसे कि अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं तो इसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर ये चाहिए कि कौन सी नई पॉलिसीज बनी है और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है वर्कर्स के ऊपर, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जा सके, क्या गोल है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि सुपरवाइजर को पॉलिसी रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसे कैसे काम जो है वो वर्कर से करवाना है। तो इसीलिए जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सभी पर्सन को सब इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं देती। हमारी एक ही पॉलिसी होती है, जिसको जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसको उतनी इंफॉर्मेशन ही यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। तो नीड टू नो का जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन का एक्सेस दिया जाना चाहिए
जो कि जरूरी है उनको अपना काम करने के लिए। अगर कोई वर्कर है, उसको चाहिए कि उसे क्या काम मिला है वही जानना है, तो उसे सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और कोई इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसीलिए आप देखोगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा एक्सेस लेवल्स बनाती है, यानी कि सुपरवाइजर लेवल तो इसको इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस है, उससे हायर तो थोड़ा और इंफॉर्मेशन मिल जाती है और मिल जाती है। ऐसे लेवल जो है वो बनाए जाते हैं। तो नीड टू नो का मतलब जिसको जितना जानने का जरूरत है उसको उतनी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो फाइनली यहां पर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तक पहुंच चुके हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने इंफॉर्मेशन का मीनिंग समझा, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन समझी, टाइप समझी, और इंफॉर्मेशन एसेट के बारे में यहाँ पर पढ़ा, उसको कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उस इंफॉर्मेशन को यूज ना कर सके, उसे यहाँ पर चोरी ना कर सके, उस इंफॉर्मेशन को चेंज ना कर सके। क्लियर आपको? तो जब भी कोई कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक प्रॉपर पॉलिसी बनाना यहाँ पे जो है जरूरी होता है। क्लियर है? तो मेन गोल जो होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का वो यही होता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनकी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को यहाँ पर जो है इंश्योर किया जा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली यहाँ पर काम कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, पिलर्स का मतलब है बैकबोन, आप कह सकते हो कौन कौन सी चीजें जो है वो जरूरी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स है। अगर मैं मेन पिलर्स की बात करूं, जो एडिशनल पिलर्स भी हैं, अगर कोई तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स की बात करूं तो वो है हमारे यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और हमारी यहाँ पर अवेलेबिलिटी। ये तीन पिलर्स हैं जो कि जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। कौन कौन से हैं? पहला बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इस पिलर का काम क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इंफॉर्मेशन पड़ी है उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। जैसे एग्जांपल के मान के चलो जो हमारे एम्प्लॉयज है, ठीक है, उसकी रिगार्डिंग जितना भी डाटा है, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंशियल यहां पर रखना है। और क्योंकि देखो एम्प्लॉयज जो है वो एचआर के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो एचआर को अपने एम्प्लॉयज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम एचआर को ही सिर्फ एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और किसी को नहीं, तो इसे हम कहेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये नहीं है कि सभी से इंफॉर्मेशन छुपानी है, सिर्फ उन्हीं से इंफॉर्मेशन से छुपानी है, मतलब उनको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है जिसको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का हक नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पूरी करेक्ट है, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं की गई है। यानी कि एक इंफॉर्मेशन जैसी बनी थी, ठीक है, इंफॉर्मेशन जैसी बनी थी वो जब वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें किसी भी तरह के हम चेंजेस नहीं ले आते हैं अनऑथराइज तरीके से, तो वो हमारी यहाँ पर कहलाएगी कि इसकी इंटीग्रिटी यहाँ पर मेंटेन है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो ए और बी पर्सन, तो बी ने यहाँ पर इससे पूछा कि मुझे आपसे कार खरीदनी है, तो ए कार का ही बिजनेस करता था, इसने कहा कार की प्राइस है 5 लाख रुपए, तो ये इन्फॉर्मेशन इसको यहाँ पर बी ने भेज दी, 5 लाख रुपए की कार है, आप खरीद लो मुझसे, ठीक है। तो अगर ये 5 लाख की जो इन्फॉर्मेशन है एज इट इज बी के पास पहुंच रही है तो हम कहेंगे इंटीग्रिटी मेंटेन है। अगर मान के चलो एक तीसरा पर्सन आता है, ठीक है, मान लो सी आता है और वो इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है, मतलब बी तक पहुंचने से पहले इसको एक्सेस कर लेता है और इसका जो प्राइस है वो चेंज करके 10 लाख कर देता है, तो इसमें क्या हुआ कि हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही चेंज हो गई और अनऑथराइज तरीके से चेंज हुई है, तो इसे हम कहेंगे कि ये इंटीग्रिटी यहाँ पर जो है वो नहीं है। तो मेन पर्पस क्या है इंटीग्रिटी का कि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मेंटेन रखने की, एक्यूरेट हो इन्फॉर्मेशन और इसके ऊपर हम रिलाई भी कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब भी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, जब भी किसी इंप्लॉय को, किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, तो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वो उसका यूज करके अपना काम जो है यहाँ पर कर सके। अब जैसे मान के चलो एक इंप्लॉय है, ठीक है, वर्कर है, वो एक XYZ लिमिटेड कंपनी के अंडर काम करता है, ठीक है, तो उसे अपना काम करना है, तो पर उसे अभी पता नहीं है कि उसे क्या क्या, मतलब कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है। तो अगर हम यहाँ पर उसको सारी इंफॉर्मेशन जब उसे जरूरत है, ठीक है, उसको प्रोवाइड करें, तो मतलब क्या है कि ये जो पिलर है वो हमारा काम कर रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इन तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स के अलावा भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पिलर्स होते हैं जिसको हम एडिशनल पिलर्स कहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। वो कौन से हैं? पहला देखो क्या है, नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन का मतलब क्या होता है, तो अगर कोई पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन सेंड करता है,
ठीक है। तो जिस पर्सन ने इंफॉर्मेशन सेंड किया है उसके ऊपर जो ऑनरशिप होगी वो इसी पर्सन की होगी, यानी कि अगर इस इंफॉर्मेशन से किसी का कोई भी नुकसान होगा ना तो उसको भरने का जो जिम्मा उठाएगा वो हमारा यहाँ पर सेंडर ही उठाएगा। जैसे मान के चलो ए और बी है, ठीक है। तो ए ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन बी को भेजी कि मैम 5 लाख रुपए का यहाँ पर कार जो है वो बेच रहा है, तो ए पर्सन की यहाँ पर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। यानी कि किसी भी वक्त ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो नहीं भेजी। इसीलिए आप देखोगे जब भी कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है तो वहां पर पर्सन के सिग्नेचर लिए जाते हैं। सिग्नेचर का मतलब है कि अगर उस पर्सन ने सिग्नेचर कर दिया तो उसकी असेंट मिल चुकी है और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर इस इन्फॉर्मेशन से किसी का भी नुकसान होता है, ये इन्फॉर्मेशन गलत होती है, तो इस पर्सन के ऊपर जो है वो एक्शन जो है यहाँ पर लिए जाएंगे। क्लियर है आपको? तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन का क्रिएटर है उसकी ऑनरशिप डिसाइड करवाता है, उसको बच के जाने यहाँ पर नहीं दिया जाता। क्लियर है आपको? अगर हम फिजिकल की बात करें तो वहां पर जो हमारे हैंड रिटन सिग्नेचर्स होते हैं वो काम आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो वहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट भेजे तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर काम आ जाते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं किसी पर्सन के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। जैसे मान के चलो ए है और बी है, ठीक है। तो ए ने बी को कहा, ठीक है, ए ने बी को कहा कि मैं आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए की यहाँ पर कार जो है वो बेच दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो पर्सन है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इन्फॉर्मेशन की, यानी कि अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो ये जो पर्सन है वो यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा पर्सन कौन सी इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, ताकि अगर किसी केस में ब्रीच होता है, अगर मान के चलो सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो उस केस में हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे मान के चलो एक्स वाई जेड लिमिटेड के अंदर जो कारों की जो कोटेशन सेंड करनी होती है वो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो कारों की कोटेशन से रिलेटेड, यानी कि उनके प्राइजेस से रिलेटेड अगर कोई हेर फेर होती है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत होती है, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी सीधा आकर ए पर्सन को पकड़ेगी और इससे इसके ऊपर एक्शन यहाँ पर जो है लेगी। तो अकाउंटेबिलिटी हम यहाँ पर जो है फिक्स कर दे ताकि पर्सन जो है वो सही तरीके से काम जो है वो कर सके। नेक्स्ट क्या है, अथेंटिसिटी। अब अथेंटिसिटी के अंदर क्या होता है, तो हम क्या ये इंश्योर करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी एक्यूरेट हो, ठीक है। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेंड की जाती है, ठीक है, मान लो ए बी को यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, तो बी क्या करता है यहाँ पर पहले ये इंश्योर करता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी एक्यूरेट है या फिर नहीं, और ए पर्सन से आई है या फिर नहीं आई है। जैसे एग्जांपल ये हो सकता है ना कि ए ने लिख कर भेजा था कि 5 लाख रुपए यहाँ पर जो है मेरी कार का प्राइस है, सी पर्सन उसको चेंज करके 3 लाख रुपए कर दिया और उसको भेज दिया बी के पास। तो यहाँ पर ये जो 3 लाख रुपए ये इन्फॉर्मेशन हमारी एक्यूरेट नहीं है। तो हमेशा जो रिसीवर होता है जब भी उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है तो वो यहाँ पर क्या करता है, अथेंटिसेट करता है, मतलब कि चेक करता है कि जो पर्सन है क्या इंफॉर्मेशन उसी ने भेजी है और करेक्ट है या फिर नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट कीज के थ्रू, ठीक है, पासवर्ड्स के थ्रू हम यहां पर अथेंटिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो हमारे यहाँ पर कितने टाइप्स की होती है, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल सिक्योरिटी और एक होता है हमारा लॉजिकल सिक्योरिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन एसेट के अंदर, ठीक है, इंफॉर्मेशन एसेट की जब हमने यहाँ पर बात की थी, अभी हमने बात की ना इंफॉर्मेशन एसेट, तो इंफॉर्मेशन एसेट के अंदर हमारे यहाँ पर जो हार्डवेयर है वो भी आ सकते हैं, जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क वगैरह हो गए, सर्वर्स हो गए, ठीक है, और हमारे जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो हमें इन दोनों की सिक्योरिटी पे ध्यान कर रखना होता है। तो ये जो फिजिकल सिक्योरिटी है ना वो हमारे रिलेटेड होता है हार्डवेयर के साथ, यानी कि जो हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स है जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, सर्वर्स हो गए, ठीक है, उनको जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हम जब सिक्योर करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी। जैसे एग्जांपल के मान के चलो आपने एक रूम बनाया हुआ है, आपने एक रूम बनाया हुआ है जिसके अंदर आपका जितना भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम होता है वो आप यहाँ पर स्टोर करके रखते हो, यानी कि यहाँ पर आपने अपना सर्वर रूम बनाया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन इस जगह पे स्टोर होती है। एक यहाँ पर पर्सन ए आता है, वो आता है और इस सर्वर रूम में आग लगा देता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारी इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ, किसकी वजह से हुआ, फिजिकल थ्रेट की वजह से, ठीक है। क्या हुआ, फिजिकल थ्रेट की वजह से। जब हम फिजिकल थ्रेट्स, ठीक है, फिजिकल एक्शंस को रोकने के लिए सिक्योरिटी लेते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एक्शंस लेते हैं, तो वो हमारा फिजिकल सिक्योरिटी जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पर आप मीनिंग देखोगे, इट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स, ठीक है, इसमें हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स और डाटा को सिक्योर करते हैं फिजिकल एक्शन से। फिजिकल एक्शन मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हमने तोड़फोड़ कर दिया ऐसा वगैरह, उससे हम यहाँ पे जो है वो बचाते हैं। तो इसमें हमारे मेनली क्या क्या चीजें आती है, फायर हो गया, फ्लड हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई थेफ्ट हो गया, ठीक है,
टेररिज्म हो गया, तो उससे हम बचाने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या हमारे पास इसके तरीके होते हैं। तो पहला देखो क्या है, द इंट्रूशन डिटेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो फिजिकल जो घुसपैठ होती है उसको रोकने के हमारे कुछ तरीके होते हैं, जिसमें से पहला क्या है, डिस्टर्बेंस सेंसर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा सर्वर रूम होता है जहां भी हमने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखा होता है, सेव करके रखा होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर सेंसर बनाते हैं। जैसे ही कोई अनऑथराइज पर्सन उसके अंदर एंटर करता है तो हमें यहाँ पर पता लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, फिल्मों में हीरे वगैरह होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, लेजर बीम बिछा दी जाती है ताकि कोई पर्सन आए, टकराए तो पता लग जाए, ठीक है। ऐसे ही हम पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। अगर कोई जबरदस्ती उसको तोड़ के, लॉक को तोड़ के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो हमें यहाँ पर पता लग जाता है। उसके बाद क्या है, बैरियर डिटेक्टर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ बैरियर्स बना देते हैं, जैसे कि हमारे लेजर की बीम्स होगी, वो यहाँ पर बना दिए, ताकि जब भी कोई पर्सन आए, अनऑथराइज पर्सन आए, वो उससे टकराए तो हमें यहाँ पे जो है वो पता लग जाए। नेक्स्ट क्या है, लाइन सेंसर, ठीक है। अब लाइन सेंसर क्या होता है, कुछ अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं जिनका यूज करते हैं हम लोग प्रेशर को नापने के लिए। अगर कोई पर्सन, जैसे मान के चलो हमने एक सिस्टम बनाया, वहां पे क्या है कि एक टाइम पे एक ही पर्सन जा सकता है। अगर मान के चलो वहां पे 2 पर्सन चलेंगे, ठीक है, वहां पे कोई उछल कूद मचाता है, तो हमें पता लग जाएगा, प्रेशर नाप लेंगे, देखेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है और हम उसको जाके वहां पे पकड़ लेंगे। इसके अलावा जो सर्विलेंस है, जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, वो भी काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, वो तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इससे हमें 1 मिनटों में पता लग जाता है कि कौन सा पर्सन आया था, उसने कौन सी हरकत यहाँ पर जो है वो की है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल सिक्योरिटी की। क्या हमारी यहाँ पर लॉजिकल सिक्योरिटी। अब लॉजिकल सिक्योरिटी क्या होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो, अगर किसी को नुकसान पहुंचाना हो ना हमारी इंफॉर्मेशन को, तो एक तो तरीका क्या है कि वो हमारा जो फिजिकल नेटवर्क है, ठीक है, हमारे जो फिजिकल कंपोनेंट्स है उसको डिस्ट्रॉय करे। दूसरा तरीका क्या है कि वो फिजिकली ना जाकर लॉजिकली, ठीक है, यहाँ पर लॉजिकल जाए और हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एक्सेस ले और डिजिटली सारी इंफॉर्मेशन को जो है डिस्ट्रॉय कर ले। तो लॉजिकल सिक्योरिटी के अंदर हम इस चीज को रोकते हैं। तो लॉजिकल सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज करते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारे सिस्टम में एक्सेस ना कर सके। तो इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या है, तो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके अंदर जो भी पर्सन को हम एक्सेस करवाना चाहते हैं, यानी कि वो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक्सेस करके इंफॉर्मेशन ले सके, उनको कुछ यहाँ पर पासवर्ड वगैरह, कुछ यूजर आईडी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि सिर्फ वही जाकर जो है हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करे, इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, ठीक है, कोई भी यहाँ पर चेंजेस वगैरह कर सके और कोई भी दूसरा पर्सन उसको यहाँ पर एक्सेस ना कर सके। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज होती है, सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल सिक्योरिटी के अंदर हम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या बेसिकली, तो जो भी हमारे पर्सन होते हैं उनको यूजर आईडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे उनको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स का मतलब कि अगर एम्प्लॉय है तो उसके जो भी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए तो वो प्रोवाइड करनी है, अगर थोड़ा हायर अथॉरिटी तो हायर इन्फॉर्मेशन उसको दे देनी है। टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल की बात करें कि एक्सेस कंट्रोल हम किस तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं, तो पहला क्या है, पासवर्ड हम बना सकते हैं, यानी कि जो भी पर्सन है उसको एक पासवर्ड दे सकते हैं और जब भी उसको बोला जाए, जब भी आप सिस्टम के अंदर आओ तो आप इस पासवर्ड का यूज करके सिस्टम के अंदर जो है एक्सेस कर सकते हो हमारे फाइल्स को, हमारे प्रोग्राम्स को, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, कुछ स्पेशल पिन वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फिल्मों में कि जो भी डायरेक्टर होता है उसके पास पर्सनल पिन होता है, वो जाता है ऐसे बटन दबाता है और उसको एक्सेस मिल जाता है। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी हम उसको यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा इंक्रिप्शन और अथेंटिकेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इंक्रिप्शन अथेंटिकेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी हम मैसेजेस वगैरह यहाँ पर भेज रहे होते हैं उसको एक कोड में यहाँ पर जो है चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान के चलो आपने यहाँ पर लिखा हाय रमन, ठीक है, तो ये तो सिंपल कोई भी स्टडी कर लेगा, कोई भी इसको पढ़ लेगा, ठीक है, पर आपने क्या किया, इसको चेंज कर दिया कोड में 001 में, ठीक है। तो ये हमारा जो तरीका है वो क्या कहलाता है, इंक्रिप्शन, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन में हम देखते हैं कि ये मैसेज जो है वो सेम उसी पर्सन से आया जिससे हमने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गवर्नेंस का मीनिंग समझते हैं कि गवर्नेंस बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। तो देखो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई सारे यहाँ पर सिस्टम्स और प्रोसेसेस को जो है डेवलप करना पड़ता है, जिनको फॉलो करके हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो यहाँ पर ले पाते हैं। तो ये जो सिस्टम होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, जिनको फॉलो करके हम अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं, इन्हीं सिस्टम एंड प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के देखो, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसका मेन काम क्या होता है, हमारी देश को चलाना, हमारी इकोनॉमी को चलाना। तो जब भी गवर्नमेंट ये काम कर रही होती है तो उसे एक प्रॉपर सिस्टम और प्रोसेस के थ्रू ये काम जो है वो करना होता है और इस सिस्टम और प्रोसेसेस को ही हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, गवर्नेंस दे देते हैं।
सभी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर गवर्नेंस के अकॉर्डिंग ही अपना काम करना चाहिए अगर वो फ्यूचर में ग्रोथ चाहती है और सरवाइव करना चाहती है। अगर आप इसका यहाँ पर मीनिंग देखो तो मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है। इट इज अ सिस्टम और प्रोसेसेस बाय विच आवर ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड। यानी कि ये सिस्टम एंड प्रोसेसेस होते हैं जिनकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन दी जाती है, उसको कंट्रोल किया जाता है और उसको ऑपरेट किया जाता है। क्लियर है? अब गवर्नेंस के अंदर बेसिकली होता है तो कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं अपने बिजनेस को ऑपरेट करते वक्त, यानी कि जो डे टू डे बेसिस पे ऑपरेशंस की जाती हैं तो इन स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग की जाती है और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं वो इन स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज को फॉलो करके ही लिए जाते हैं। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर फीचर्स की बात करूं कि गवर्नेंस के फीचर्स क्या है ताकि आप और अच्छे से गवर्नेंस को समझ पाओ, तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो गवर्नेंस है ना वो हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो ले पाते हैं, अपनी जो भी प्रायोरिटीज हैं वो सेट कर पाते हैं कि इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, और उन प्रायोरिटीज को अचीव करने के लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजीज को भी बना पाते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। उसके बाद क्या है? अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो गवर्नेंस है वो हमें हेल्प करते हैं जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए, यानी कि कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम करेगा, उसका क्या रोल रहेगा और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो हम यहाँ पर डिफाइन कर पाते हैं ताकि जो भी पर्सन कोई भी एक्शन लेता है, कोई भी काम करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसी के पर्सन के सिर पर जो है वो डाल सके ताकि हर पर्सन रिस्पॉन्सिबल होकर काम कर सके। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपेरेंसी। अब गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को भी मेंटेन करके रखने में हेल्प करती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि सब कुछ जो है वो शो किया हुआ है, मतलब कोई भी चीज यहाँ पर छुपी नहीं हुई है। तो ये फ्रेमवर्क हमें हेल्प करता है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड, उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज किया जा सके ताकि प्रॉपर क्लैरिटी आ सके, किसी भी तरह के यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पे छुपाई ना जा सके। नेक्स्ट है एथिकल कंडक्ट। ठीक है, एथिकली कंडक्ट करना, एथिकली काम करना जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एथिकली कंडक्ट का मतलब है कि जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वो सही तरीके से किए जा रहे हैं, किसी को भी उसका नुकसान जो है नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो एथिकल कंडक्ट का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज की जाएंगी वो प्रॉपर सही तरीके से यहाँ पर की जाएगी, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट क्या है? कंप्लाइंस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाइंस करने में भी हेल्प करती है। कंप्लाइंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो ये हमें इस फ्रेमवर्क के द्वारा, गवर्नेंस के द्वारा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी हम आसानी से जो है फॉलो कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिस्क होते हैं उनको भी मैनेज करने में ये हेल्पफुल जो है होती है। तो ये जो फ्रेमवर्क है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिस्क हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, उनको असेस करने में और बाद में उसको मैनेज करने में जो है वो हेल्पफुल करते हैं, यानी कि ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट में काफी अहम भूमिका जो है निभाते हैं। नेक्स्ट क्या है? आईटी सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब आईटी सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होता है? तो आईटी सिक्योरिटी गवर्नेंस हमारे गवर्नेंस का ही एक पार्ट होता है, एक सब पार्ट होता है जो कि हमारे आईटी सिक्योरिटी के साथ जो है रिलेटेड होता है। इसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज आती है, प्रोसेसेस आती है, कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसकी हेल्प से हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रख पाते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास डाटा पड़ा है, इंफॉर्मेशन पड़ा है, उसको सिक्योर करके रख पाते हैं किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से, किसी भी अटैक से। क्लियर है? तो ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम अपने इंफॉर्मेशन डाटा को सिक्योर करके जो है रख पाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप लोगों को पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी जो है होता है। नेक्स्ट क्या है? की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया यहाँ पर क्या होता है? देखो, कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं तो उसके कुछ ना मैनुअल्स यहाँ पर बनाए जाते हैं जिसको हम वर्क मैनुअल्स या फिर जॉब कार्ड भी कह देते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है? तो ये एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग जिसके लिए मैनुअल बनाया गया है उसकी सारी डिटेल जो है यहाँ पर लिखी जाती है। जैसे मान के चलो, अगर एक हमारे यहाँ पर वर्क मैनुअल है एक मशीन ए से रिलेटेड, ठीक है, तो मशीन ए कैसे ऑपरेट होती है, इसके ऊपर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी होती है। जब भी कोई पर्सन इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आएगा तो उसको ये वर्क मैनुअल दे दिया जाएगा जिसको स्टडी करके उसे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसको इस वर्क मैनुअल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम करना होता है। यानी कि वर्क मैनुअल के अंदर हमारे पर्सन की जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दोनों ही मेंशन होती हैं जिसकी हेल्प से किसी भी तरह की कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट नहीं होती है। अब ये जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज है इन्हीं वर्क मैनुअल्स को ही हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे यहाँ पर पर्सन की।
अब जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिक्योरिटी गवर्नेंस है उसके लिए ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो हमारे सिक्योरिटी गवर्नेंस है वो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज को ध्यान में रख के जो है वो बनाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, जॉब कार्ड्स एंड वर्क मैनुअल। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बिजनेस के अंदर जितने भी जॉब्स परफॉर्म किए जाते हैं, जितने भी वर्क परफॉर्म किया जाता है, उनके लिए एक अलग से वर्क मैनुअल या फिर जॉब कार्ड मेंटेन कर दिया जाता है, जिसके अंदर पूरी डिटेल जो है उस जॉब के रिगार्डिंग दे दी जाती है। क्लियर है आपको। और अगर किसी केस में मान के चलो कोई पर्सन है उस वो दो काम एक साथ करता है, यानी कि डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सिर पर, तो उसके लिए सेपरेट सेपरेट जो है यहाँ पर जॉब कार्ड जो है वर्क मैनुअल बनाए जाएंगे, यानी कि उसके दो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया जो है होंगे। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि अगर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो दोनों डेजिग्नेशन के लिए, बोथ डेजिग्नेशन के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया जो है वो होती है। क्लियर है। अब ये जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया है वो यहाँ पर किसी भी तरह की एम्बिगिटी होती है, यानी कि कोई भी कंफ्यूजन होती है टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारे आईटी सिक्योरिटी के अंदर, तो उसको दूर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एज अ गवर्नेंस इशू। अब देखो पहले क्या होता था, जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो पहले टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हिस्सा जो है वो माना जाता था। यानी कि हम मानते थे कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल इशू है, पर टाइम के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ा, चेंजेस आए, तो ये गवर्नेंस इशू भी यहाँ पर जो है बन गया, यानी कि ये भी गवर्नेंस के अंडर ही आ जाता है। अब क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होती, उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है, तो इसके ऊपर जो गवर्नेंस है उसका भी काफी इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी गवर्नेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है, उनको भी अपने डाटा को सिक्योर करके रखना है, ठीक है, तो उसे भी सिक्योरिटी गवर्नेंस का ध्यान जो है वो देना पड़ता है। तो जितने भी हमारी अंडरटेकिंग्स हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, स्मॉल हो, वो सभी जो है यहाँ पर सिक्योरिटी गवर्नेंस को अप्लाई करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हालांकि ये जो सिक्योरिटी गवर्नेंस होते हैं वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग तरीके से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो भी सिक्योरिटी गवर्नेंस है वो हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से, डाटा टाइप के हिसाब से और क्रिटिकलिटी के हिसाब से जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। मतलब एक ही सिक्योरिटी गवर्नेंस सभी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होता है। अब इंडिया के अंदर जितने भी कंपनीज यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि इंडियन कंपनीज है, वो ज्यादातर आजकल जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यहाँ पर करते हैं, यानी कि जितना भी डाटा मेंटेन किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। कई सारी हमारी जो रेगुलेटरी एंटिटीज है, जैसे कि हमारे सेबी हो गया, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपना सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड कीपिंग करके रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट हो गया है सिक्योरिटी गवर्नेंस बैंक। अब बैंक के अंदर भी सिक्योरिटी गवर्नेंस का काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आजकल जो बैंक है वो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है, अपने रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह यहाँ पर करती है। तो बैंकों के अंदर जो है जितने भी ट्रांजेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना शुरू हो गई है, पेपरलेस होना शुरू हो गई है, और जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही किए जाते हैं। क्लियर है। तो बैंक जो है वो यहाँ पर जितने भी उन्होंने ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड मेंटेन करना यहाँ पर शुरू कर दिया, और जो आरबीआई है उसने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है और डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव लिए हैं ताकि पेपरलेस, चेकलेस और कैशलेस एनवायरनमेंट यहाँ पर जो है वो बन सके, यानी कि ज्यादातर ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट की जाए, ज्यादा कैश की जरूरत यहाँ पर ना पड़े। नेक्स्ट अगर की पॉइंट्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो पहला क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो टेक्नोलॉजी काफी चेंज हुई है। अगर आज से 100 साल पहले आप टेक्नोलॉजी देखो और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी देखो तो काफी यहाँ पर चेंज हो गई है। तो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन का एक बिजनेस के ऊपर काफी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है। जो हमारे बिजनेसेस होते हैं वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी वैल्यू को क्रिएट करते हैं, जिसका बेनिफिट उसको यहाँ पर फ्यूचर में मिलता है। तो आज के टाइम में अगर ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है तो उन्हें टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ता है। ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट कर दिया है ताकि वो कंपिटिटिव रह सके, मार्केट में टिके रह सके, वो सर्वाइव कर सके। तो इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करना जो है शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, एम्फेसिस ऑन ई गवर्नेंस। अब देखो जो ई गवर्नेंस है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया गया है। ई गवर्नेंस का मतलब जो भी गवर्नेंस का काम है, जो भी सिस्टम है, प्रोसेस है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पर किए जाए, कैश पेपरलेस जो है यहाँ पर किए जाए। तो जितने भी हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, वो चाहे गवर्नेंस इन हाउस करते हैं, आउटसोर्सिंग यहाँ पर करते हैं, ठीक है, तो उन्हें ई गवर्नेंस जो है उसको प्रायोरिटी देनी होती है। यानी कि अगर कोई जो बैंक है वो बाहर से सर्विसेज ले रही है, कोई सॉफ्टवेयर ले रही है या फिर अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, तो उन्हें जो गवर्नेंस करनी है वो ई गवर्नेंस करनी है, इसके ऊपर जो है वो प्रायोरिटी देनी है ताकि वो अपने रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो कर सके। यानी कि जो लॉज है वो कह रहे हैं कि ई फॉर्म में करो तो वो ई फॉर्म में ही यहाँ पर करेंगे।
अब जो ई गवर्नेंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अगर हम ई गवर्नेंस करते हैं तो उससे हम इजिली अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स है, इश्यूज है, उसके ऊपर कंट्रोल जो है रख पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिक्योरिटी गवर्नेंस इन बैंक, यानी कि बैंकों के अंदर जो सिक्योरिटी गवर्नेंस होते हैं उसको कौन से फैक्टर यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला देखो क्या है, लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन, इसको आप लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूसेज भी कह सकते हो, कि एक बैंक जो है वो कितना कंप्यूटर्स का यूज करिए, यानी कि कितना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज करिए। तो जो प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं उन्होंने काफी एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइज करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, ताकि जो सिक्योरिटी गवर्नेंस है उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, स्ट्राइकिंग बिटवीन द राइट बैलेंस। अब जो बैंक है, ठीक है, जब भी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उन्हें एक बैलेंस यहाँ पे जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। किस चीज में बैलेंस, कि कितना लिबरल होना है, ठीक है, और कितनी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है लगानी है, यानी कि स्ट्रिक्ट होना है। तो हमेशा बैंक को कोशिश करनी है कि उसे स्ट्रिक्ट रहना है, मतलब कि उसे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगानी, पर इतनी ज्यादा ना लगाई जाए कि हमारा जो कस्टमर है वो सर्विसेज ले ना पाए, और साथ के साथ बैंक को इतना भी लिबरल भी नहीं होना जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन नहीं हटानी चाहिए, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको यहाँ पर किसी भी तरह का लॉस हो जाए, ठीक है। तो जब भी बैंक यहाँ पर अगर बैलेंस नहीं बनाती, जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, अगर बैंक बहुत ज्यादा लिबरल होगी, मतलब कि बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, तो एक तरफ तो क्या होगा कि हमारे जो कस्टमर होंगे बहुत खुश हो जाएंगे कि उनको इजिली सर्विसेज मिल रही है, पर जैसे ही उन कस्टमर के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो वो बैंकों के ऊपर एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर देंगे कि बैंक का सिस्टम सही नहीं था। तो जो बैंक्स हैं उनको सिक्योरिटी गवर्नेंस के ऊपर जो है एक राइट बैलेंस जो है वो बनाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी काफी काम करती है यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव यहाँ पर लिया था। अब इस इनिशिएटिव की जो मेन पर्पस था वो यही था कि हमारे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट यहाँ पर जो है वो की जाए, लोगों के अंदर जो टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस है उसको बढ़ाई जा सके, ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने फंक्शंस को यहाँ पर परफॉर्म करें। तो इसका जो मेन एम था वो यही था कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है एक डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी के अंदर, नॉलेज इकोनॉमी के अंदर, जिसके अंदर सभी को टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी नॉलेज यहाँ पर हो। क्लियर है। तो इस इनिशिएटिव के जरिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारी कंट्री की ग्रोथ करना चाहती थी, बेटर गवर्नेंस करना चाहती थी, और सर्विस जो और सिटीजन्स को देते हैं उनमें भी इंक्रीमेंट यहाँ पर जो है वो करना चाहती थी। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इस इनिशिएटिव के, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस। जो डिजिटल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इन्हांस करना है, ताकि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी का यूज तभी हम कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट हो। अगर किसी गाँव में इंटरनेट ही नहीं है तो वो टेक्नोलॉजी का यूज कर ही नहीं सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करना, जगह जगह पे डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने ताकि फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा सके। नेक्स्ट क्या, क्रिएशन ऑफ ब्रॉडबैंड हाईवेज, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड हाईवेज को क्रिएट करना ताकि सभी गांवों तक इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर पहुंचाई जा सके, जितने भी हमारे ग्राम पंचायत है उनको आपस में कनेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्या, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। तो ऐसे एरियाज जहां पर नेटवर्क पहले नहीं मिलता था वहां पर भी मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड किया जा सके, ताकि कोई भी पर्सन कभी भी किसी भी जगह से इंटरनेट की सेवाएं यहाँ पर जो है ले सके। नेक्स्ट क्या, पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस प्रोग्राम। तो जो पब्लिक जो हमारी जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, जो हमारी पब्लिक प्लेसेस है उनके ऊपर भी इंटरनेट की सुविधा जो है मुहैया करवाई जाए, यानी कि जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, स्कूल्स हो गए, वहां पर लोग जो है वो इंटरनेट का यूज यहाँ पर जो है वो कर सके, इसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी होता है। तो इससे हम डिजिटल लिटरेसी को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है, जो ई गवर्नेंस है उसकी यहाँ पर प्रमोशन करनी है, यानी कि जितनी भी सर्विसेज हैं वो हमें ई फॉर्मेट में यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करने, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करने, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज का यूज जो है वो कर सके। नेक्स्ट क्या, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। तो जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, ठीक है, पीपल्स हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर सके। आजकल आप देखो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स बन चुकी हैं, आपको उन वेबसाइट से विजिट करना है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो आपको यहाँ पर इजिली मिल सकती है। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया, ये हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लायंस की। अब कंप्लायंस क्या होता है, तो देखो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को करने के यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जिनको हमें यहाँ पर फॉलो करना जरूरी होता है। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एक्सटर्नल भी होते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल एंटिटीज होती है जैसे कि गवर्नमेंट हो गया हमारी, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज होगी, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं, और कुछ हमारे यहाँ पर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी
होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है कि वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपना काम करे। और जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को फॉलो करके अपना काम यहाँ पर करती है, तो हम कहते हैं, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कंप्लायंस। क्लियर है? तो दिस इज द एक्ट ऑफ कंफर्मिंग, ओबेइंग, अडहरिंग टू गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशन, लॉज एंड रेगुलेशन। यानी कि जब भी हम यहाँ पर गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशन, लॉज, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उनको कंफर्म करके अपना काम करते हैं, तो वो हमारा कंप्लायंस जो है वो कहलाता है। अब ये जो बैंक है, उसको यहाँ पर अपने जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे कि आरबीआई हो गया, ट्राई हो गया, सेबी हो गया, तो इनके रूल्स को भी फॉलो करना जरूरी है। साथ ही साथ उनके जो खुद के पॉलिसीज होते हैं, जिनको यूज करके वो अपना काम करती है, उनको भी फॉलो करना जरूरी होता है बैंकों के लिए। और अगर किसी केस में हमारी जो कंपनी है, बैंक है, वो इन कंप्लायंस को फॉलो नहीं करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, तो इसकी पेनल्टी उसके ऊपर लगती है। जैसे कि अगर छोटा मोटा कोई कंप्लायंस है तो आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है। अगर बहुत बड़ा कंप्लायंस है, मतलब कि आपने बहुत बड़ा रूल ब्रेक किया है, तो उस केस में आपके जो बिजनेस लाइसेंस उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, और आपका जो बिजनेस है उसे बंद भी किया जा सकता है। ये तो लास्ट है, बहुत बड़ी गलती होने पर, ठीक है। तो कंप्लायंस को फॉलो करना यहाँ पर जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटरिंग की। तो मॉनिटरिंग क्या होती है? तो देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर जब हम कोई एक्टिविटीज करते हैं, कोई फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उनके ऊपर निगरानी रखनी जरूरी होती है, ताकि हम देख सकें कि जो एक्टिविटीज है, ठीक है, वो सही तरीके से की जा रही है या फिर नहीं। अगर सही तरीके से नहीं की जा रही है, तो हम उसको पहले से ही सुधार लें, मतलब कि ज्यादा गलती बढ़े, हम उसको यहाँ पर सुधार कर ले, उसमें ठीक ठाक कर लें। तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि जितने भी हमारी एक्टिविटीज हो रही है, उसको हम रूटीन बेसिस पे जो है मॉनिटर करते रहें, उसको उसके ऊपर निगरानी रखते रहें, ट्रैक करते रहें कि जो हमारे फंक्शन है वो सही तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं फिर नहीं हो पा रहे हैं, ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो यहाँ पर अचीव जो है हो सके। अब किसी भी जो सिक्योरिटी गवर्नेंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिक्योरिटी गवर्नेंस है, वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ मॉनिटरिंग के अंदर, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से की जा रही है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करती है। जितने अच्छे से मॉनिटरिंग की जाएगी, उतना ही सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है वो अच्छा होगा। जितना गलत तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, उतना ही सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है वो खराब होगा। क्लियर? तो मॉनिटरिंग के जरिए हम यहाँ पर फाइनली क्या फाइंड आउट करते हैं, जो नॉन कंप्लायंस है वो यहाँ पर किस वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको किस वजह से जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसके रीजंस क्या है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, और रीजंस को जो है यहाँ पर दूर करते हैं। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो पहले हमें देखना है कि जो हमने रूल्स बनाए, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं किया जा रहा है, इसके रीजंस क्या, उन रीजंस को दूर करना, ताकि कंप्लायंस हो सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। अब ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो हमारा यहाँ पर ह्यूमंस के साथ जो है वो रिलेटेड। अब देखो, जो ह्यूमन नेचर है, ठीक है, कई ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो कि फ्रॉड कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉड के लिए जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे जो पर्सन होते हैं, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जो है वो होते हैं, ठीक है। तो उनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ही ऐसा होता है, साइको माइंडसेट उनका ऐसा होता है कि वो फ्रॉड यहाँ पर जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी फ्रॉड है, जो क्राइम है, उनका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ जो है लिंक होता है। अब कोई भी फ्रॉड हो, उसके पीछे यहाँ पर तीन ही रीजन होते हैं, मतलब कि तीन चीजों से मिलकर किसी भी फ्रॉड को कंडक्ट किया जाता है। पहला क्या है, नीड, कि उस फ्रॉड को करने की जरूरत क्या है, जो हमारा पर्सन फ्रॉड कर रहा है उस क्यों ये फ्रॉड जो है वो कर रहा है। दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी, उसके पास अपॉर्चुनिटी कितनी अवेलेबल है फ्रॉड करने के लिए। अगर देखो बहुत ज्यादा निगरानी रखी जा रही है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी कम है। अगर कम निगरानी रखी जा रही है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है, रैशनलाइजेशन, जो हमारे यहाँ पर पर्सन है जो फ्रॉड करना चाहता है, वो क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है फ्रॉड करने का। वो इन तीन चीजों के ऊपर जो है फ्रॉड डिपेंड करता है, और इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से जो है वो फ्रॉड हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, बेंच मार्किंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए जरूरी है कि वो बेंच मार्किंग करें और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करें। अब देखो क्या होता है कि कुछ इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जिनको फॉलो करके हम अपनी जो सिक्योरिटी गवर्नेंस है, उनको यहाँ पे जो इनहांस कर पाते हैं, ठीक है। तो उन इंटरनेशनल लेवल पे जो अच्छी प्रैक्टिसेस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनको हमें एक बेंचमार्क जो है वो बना लेना, बेंचमार्क बना लेना है। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज की जा रही है, जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए मेजर्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, उनके साथ उनको कंपैरिजन करना, ताकि ये देख सकें कि हमारे मेजर्स एक्टिविटीज कितनी यहाँ पर अच्छी और कितनी अच्छी यहाँ पर नहीं। क्लियर है आपको? तो ये जो बेंचमार्क है वो हमारे क्या, आईएसओ भी हो सकते हैं, आईएसएमएस स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, सीओबीआईटी भी यहाँ पे जो है हो सकते हैं। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर जो आज का हमारा यहाँ पर चैप्टर रहा होता है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।